नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया और ये बताया जा रहा था कि ये आतंकवादी वो हैं जिन्होंने पंजाब में पिछले दिनों थानों पर बमों से हमला किया था। तो 2-3 हमले की वारदात पंजाब में हुई थी और वहां से ये आतंकी भागकर उत्तर प्रदेश में जा छिपे थे पीलीभीत के पास। तो जब पुलिस को सूचना मिली पंजाब पुलिस से, तो उत्तर प्रदेश की और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर मुठभेड़ के दौरान इन आतंकवादियों को तीनों को मार गिराया और ये तीनों पंजाब के रहने वाले थे। इसमें बताया गया कि एक पुलिस का जवान भी इसमें गोली लगने से घायल हो गया। लेकिन दोस्तों, ये तो सब आपने मीडिया के जरिए जान लिया है, अखबारों में आपने पढ़ी लिया है, इसकी जानकारी आपको मिल गई है। सवाल इसी बात का खड़ा होता है कि क्या यदि यही आतंकवादी मुसलमान होते और ये आतंकवादी भारत में ही रहते, किसी भी राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं के भी हो सकते थे, तो क्या इतना ही मामला इतने पे शांत हो जाता? मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ये जितने भी कट्टरवादी हिंदू संगठन है जो आजकल जहर उगल रहे हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर, कि कहां पर मस्जिदों में मंदिर छुपे हुए हैं, उनके नाम पर आप सोशल मीडिया पे देखें, जबरदस्त जहर उगला जा रहा है। मतलब इतना कोई खतरनाक सांप भी जहर नहीं उगलता, कोई बिच्छू भी इतना भारी जहर नहीं उगलता जितना ये हिंदुत्ववादी संगठन लगातार जहर पे जहर उगलते जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो आतंकी मारे गए, इन पर कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। ये जो एनालिसिस है वो इसी बात को लेकर है कि इस मामले में चुप्पी क्यों। सवाल इसी बात को लेकर है कि आतंकवादी और आतंकवादियों में अंतर है। क्या वो देशद्रोही नहीं है? क्या ये देशद्रोही है? ये जो डेफिनेशन है आतंकवाद की, जो परिभाषा है, देश की अखंडता और एकता से जुड़ा हुआ यह भी मामला है। और खालिस्तानियों ने सिर केवल अभी नहीं उठा रखा, बल्कि यही नहीं, भारत में नहीं, ये जो वापस खालिस्तानी आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में, वो छुटपुट घटनाओं से कर रहे हैं। हालांकि ये हो नहीं पाएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि अब देश में बिल्कुल परिस्थितियां बदली हुई हैं। सरकारें अब दृढ़ इच्छा शक्ति रखती हैं आतंकवाद की। जब केंद्र सरकार ने यह तय कर लिया कि नक्सलियों का आतंकवाद खत्म कर दिया जाएगा, और वो सिमट कर मुश्किल से 1 या 2 जिले में रह गया है, जो कभी देश में 120 जिले में हुआ करता था और 5 राज्यों में था, तो उनके वो लगातार एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। सरकार ने उनके लिए एक बहुत शानदार आकर्षक पॉलिसी रखी है, जो सरेंडर करेगा उसका पुनर्वास किया जाएगा, और ऊपर से घेराबंदी अलग कर रखी है सुरक्षा बलों द्वारा उनकी। तो आप अखबारों में, मीडिया के जरिए खबर पढ़ते हैं कि आए दिन कोई ना कोई बड़ा नक्सली जिसके ऊपर लाखों रुपए का इनाम है, या तो वो सरेंडर कर रहा है या फिर वो मारा जा रहा है। लेकिन दूसरी स्थिति आप देखें कि जब पंजाब का जब मामला आता है, सरदारों का, जब सिखों का जब मामला आता है, मैं सिखों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूं। पंजाब में सारी कौम रहती है, हिंदू भी रहती है, पंजाबी भी रहते हैं, सरदार भी रहते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई मामला इधर आता है, तब सबको सांप सूंघ जाता है और कोई इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा ही नहीं करता। कहीं कोई बस एक खबर, एक घटना बन के रह गई है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि कनाडा में लगातार हिंदुओं पर हमले हुए, न केवल हिंदुओं पर हमले हुए बल्कि हिंदू मंदिरों पर भी हमले हुए। इसी तरह अमेरिका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, यूनाइटेड किंगडम ले लें, और यूरोप के और देश जहां पर खालिस्तानियों ने, छोटे मोटे समूहों ने अपना ग्रुप बना रखा है वहां पर, और वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आए दिन कभी ना हिंदुओं को प्रताड़ित करने और मंदिरों पर हमला करने का काम करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर तो मंदिर है, चाहे वो बांग्लादेश का मंदिर हो, चाहे कनाडा का मंदिर हो, तो उसमें ये डिफरेंस क्यों? आप ये देखिए कि बांग्लादेश के मामले में, चूंकि बांग्लादेश में मुसलमान वो सब काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर मतलब जमकर कोसा जा रहा है। और जितना सांप्रदायिक जहर, जितना सांप्रदायिक कटुता फैलाई जा सकती है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जबरदस्त जो ठेकेदार धर्म के बने हुए हिंदुओं के, वो जबरदस्त पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही खालिस्तानी आतंकवादियों का नाम आता है, आतंकियों का नाम आता है, और ये जो 3 आतंकी मारे गए हैं, इनका हैंडलर पाकिस्तान से था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो आईएसआई के अधीन जो है वो पूरी ये प्लानिंग तैयार की गई और वहीं से उनको प्रेरणा मिली, और उनके पास से AK-47 और दूसरे जो घातक हथियार हैं वो भी बरामद किए गए थे। लेकिन इन मुद्दों पर, ऐसे इशू पर जो संगठन है वो
बिल्कुल शांति और खामोशी थामे रहते हैं, बिल्कुल एकदम उनका कोई रिएक्शन इस मामले में नहीं होता। आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर देख लें, किसी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, और आप देखें कि वहां पर आपको इस तरह का कोई नजरा खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ नहीं मिलेगा, लेकिन बांग्लादेशियों के खिलाफ आपको जबरदस्त खूब जहर उगलने को और लगातार उनके खिलाफ विश्व वमन किया जा रहा है। तो ये दोस्तों हालत है, ये जो दो मुही चाल है, इसी वजह से जो है ये देश जो है वो आप ये कहें कि इस तरह की जो हरकतें हैं जो विश्व वमन की, निश्चित तौर पर ये उनके द्वारा तो इतना नुकसान शायद आतंकियों के द्वारा तो शायद नहीं होगा, क्योंकि उनको तो पुलिस ने एनकाउंटर पे मार दिया है, लेकिन ये जो हरकतें हैं ये जरूर देश को कमजोर करने वाली, देश की एकता अखंडता पर आंच आने वाली और उनको नुकसान पहुंचाने वाली साबित होती हैं। तो ये जो दो मुही चेहरा है, ये चेहरा, इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। निश्चित तौर पर जो हवा उनको दी जाती है, ये जो कट्टरपंथी जो संगठन है, ये केवल वहीं तक सीमित है। इनका उद्देश्य केवल, जैसा कि मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर ये अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं और इनको बंद कर दिए, ये सब बंद होना चाहिए कि इससे बहुत देश को नुकसान हो रहा है। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, आपको पता होगा, ये बयान उनका आया है। उसके बाद कई महंत और संत भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और वो सब सेहरा बनवाना चाहते हैं दोस्तों, सबके सब दूल्हा बनना चाहते हैं। प्रैक्टिकली देश के लिए काम कोई नहीं करना चाहता। मैं मान के चलता हूं कि आरएसएस की हालांकि छवि बहुत अच्छी नहीं है, देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के लिहाज से देखें या एकता अखंडता के लिहाज से देखें, लेकिन फिर भी आरएसएस कम से कम देशभक्त संगठन थोड़ा बहुत कहा जा सकता है। बाकी तो जिन्होंने फील्ड में जरा भी कोई काम नहीं किया और वो सेहरा बांधने के लिए तैयार बैठे हैं, ये दोस्तों हालत है कट्टरपंथी संगठनों की। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है, आपको इनसे बचने की जरूरत है। इनके झांसे में नहीं आए, इनको प्रोत्साहन नहीं दें, सोशल मीडिया पर इनका बायकॉट करें, इनके कमेंट्स का जवाब नहीं दें। ये तरह तरह की वहां पर विश्व वमन करने की और आपस में लड़ाई झगड़े कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो इनसे बचने की जरूरत है। निश्चित तौर पर मोहन भागवत ने भी इसी तरफ इशारा किया था, लेकिन सवाल वापस वही खड़ा होता है कि खालिस्तानी आतंकियों को लेकर ना तो मोहन भागवत ने कभी कुछ कहा है और ना ही दूसरे जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी, जो बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त और देशभक्त अपने आप को साबित करने में हमेशा आगे रहती है और तुली रहती है, चाहे वो किसी भी मामला हो, संविधान का मामला हो और भी जो मामले हो। हालांकि वो आजकल अंबेडकर के मामले में बुरी तरह घिरी हुई है और पूरे देश में धरने प्रदर्शन दोनों तरफ से चल रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप ये देखें कि इस मुद्दे को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता। आपको मैं याद दिला दूं लगे हाथ कि जब अमरपाल सिंह, जो एक आतंकी को आतंक फैलाने वाला आरोपी है, जो सांसद बन गया है खुड़पुर से, पंजाब से, वो जब वहां पर थाने पर हमला करके और अपने समर्थकों को छुड़ाने का जब प्रयास कर रहा था, आपको पता है कि वो हिंसा की एक वारदात पंजाब में हुई थी, वो आराम से पंजाब से निकल के, हरियाणा से निकल के चला गया और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, सरेआम गया दोस्तों, किसी ने उसको नहीं पकड़ा। ना तो पंजाब में आपकी सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी, क्योंकि सारा मुद्दा वोट बैंक से रिलेटेड था। और इसी तरह भाजपा ने भी ये रिस्क उठाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि भाजपा को लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाजपा इस मामले में कोई कदम उठाए और उसकी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कोई विवाद खड़ा हो और उसका वोट बैंक खिसक जाए। ये हालत है दोस्तों। जब आतंकवाद की बात करते हैं तो उसके लिए दो पैमाने राजनीतिक दलों ने अलग अलग बना रखे हैं। मुसलमान कोई होगा तो वो आतंकवाद होगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, छापे मारे जाएंगे, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगला जाएगा। लेकिन जैसे कोई खालिस्तानी आतंकवादी पकड़ा जाता है या एनकाउंटर में मारा जाता है, उस पर सब मौन साधे रहते हैं, उस पर सब चुप रहते हैं। ये जो दोहरी नीति है, ये जो दोगलापन है, ये जो गिरगिट की तरह नेताओं का, राजनीतिक दलों का रंग बदलने का मामला है, ये दोस्तों देश के लिए बहुत नुकसानदेही है और इससे सबको सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।